नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और मैं हूं आपके साथ निदा अहमद और लेकर के हाजिर हैं अपना ये खास कार्यक्रम नेशन एट 9, जिसमें हम बात करेंगे इस बुलेटिन में उन तमाम खबरों की जो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। साथ ही साथ इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की अहम खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम खबरें इस 1 घंटे में होंगी। हर प्रदेश की खबर इस 1 घंटे में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। तो चारुल, पहली खबर आज आप क्या बताने जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान इस बातचीत में दोनों नेताओं ने एयर इंडिया और बोइंग सौदे को ऐतिहासिक और इससे परस्पर लाभकारी सहयोग का एक बेहतरीन उदाहरण करार दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका की साझेदारी को गहरा करने पर संतोष भी जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोइंग और अन्य अमेरिकी कंपनियों को भारत में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र के विस्तार करने और अवसर का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं दोनों नेताओं ने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर भी पहल का स्वागत किया था और अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की। बातचीत में दोनों देशों के आम लोगों के आपसी संबंध को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। तो चारुल ने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन मैं आपको बताऊंगी राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर क्या है। बता दें आपको कि सदन में प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर मिले नोटिस पर राहुल गांधी आज जवाब देंगे। लोकसभा सचिवालय ने पीएम मोदी के संबंध में बयान को लेकर विशेष अधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया था और आज 15 फरवरी है, लिहाजा आज आखिरी दिन है राहुल को जवाब देना है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से राहुल के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया गया था, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को गांधी को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के सामने पेश करने के लिए कहा था। चलिए, तो निदा ने आपको अहम खबर बताई दिल्ली से, लेकिन अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर राज्य मेघालय का। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों मेघालय दौरे पर हैं, जहां वो विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। सुबह 11 बजे वो शिलांग के होटल ताज विवांता में पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बता दें कि 27 फरवरी को मेघालय विधानसभा की सभी 60 सीटों पर वोटिंग होगी और 2 मार्च को नतीजे आएंगे। बीते दिनों शिलांग में जेपी नड्डा ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि टीएमसी माफिया राज का काम करती है। साथ ही टीएमसी पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, वो ना इधर है और ना ही उधर। कांग्रेस केवल सत्ता और कुर्सी चाहती है। तो मेघालय की अहम खबर के बाद आइए अब सीधा रुक लेते हैं गुजरात का। गुजरात राज्य में क्या आज होने वाला है वो आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 1 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे, जहां गांधीनगर में नवगठित गुजरात विधानसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और सभी विधायक मौजूद रहेंगे। शाम में लोकसभा स्पीकर लॉ यूनिवर्सिटी जाएंगे, जहां वो छात्रों से संवाद करेंगे। इसके बाद स्वामी नारायण मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद रात में कोटा के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब खबर दिल्ली से है, जहां आपको बता दें कि फिलहाल मेहरौली में जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, यानी 3000 घरों को तोड़ने पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने 16 फरवरी तक डेमोलिशन पर रोक लगा दी और साथ ही दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है। बता दें कि मेहरौली में डीडीए के डेमोलिशन कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। इससे पहले डीडीए ने जमीन खाली करने के लिए नोटिस दिया। नोटिस के बाद भी जमीन खाली नहीं करने पर यह कार्रवाई की जा रही थी। डीडीए की टीम भारी सुरक्षा के साथ एक्शन लेने पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में विरोध करना शुरू कर दिया था। तो दिल्ली के बाद अगली खबर आपको बता दें महाराष्ट्र से, जहां पर बता दें कि मुंबई में बीबीसी के ऑफिस में आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। आयकर विभाग की टीम बीते 20 घंटों से बीबीसी ऑफिस में सर्वे कर रही है।
बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की एक टीम जांच के लिए पहुंची है। सूत्रों के अनुसार बाहर से 15 लोगों की टीम बीबीसी के दिल्ली कार्यालय में सर्वे कर रही है। आईटी रेड को लेकर इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों का कहना है कि मल्टीपल लोकेशन पर सर्वे हो रहा है। आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी बीबीसी ऑफिस में कागजों को खंगाल रहे हैं। हालांकि अभी तक इस छापेमारी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि आईटी सूत्रों के अनुसार ये एक महज सर्वे है। को बता दें कि जहां पर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में आज से ओपीडी की शुरुआत होगी। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री के उद्घाटन से पहले कुलपति डॉक्टर ए.के. सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि भटहट के पिपरी में आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। निर्माण कार्य का निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और वहीं काम करा रही संस्था को निर्देश दिया गया था कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करें, जिससे कि जल्द से जल्द ओपीडी की सेवाएं जो है वो शुरू हो सके। आयुष विश्वविद्यालय में पहले आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की ओपीडी चलेगी और इसके बाद धीरे धीरे ओपीडी का विस्तार किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में योगा और नेचुरोपैथी की ओपीडी चलाई जाएगी। बताया ये जा रहा है कि विश्वविद्यालय में डॉक्टर्स की नियुक्ति के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी अनुमति भी मिल गई है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर कानपुर में प्रशासन की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मां और बेटी के जिंदा जलने से मौत हो गई। इस मामले में 24 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और इसमें एसडीएम, लेखपाल और एसओ भी शामिल हैं। इनके ऊपर हत्या और हत्या की कोशिश जैसी धाराएं लगी हैं। कानपुर जोन के कमिश्नर का कहना है कि दरअसल जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। पीड़ित परिवार सरकार से मुआवजे की भी मांग कर रही है। और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश राज्य से ही है, जहां पर साल 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है और विपक्ष इन दोनों मुद्दों को लेकर सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा किए हुए है। आपको बता दें कि औरैया जिले में कुछ महीने पहले एक शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद प्रशासन और शासन की मदद से पीड़ित परिवार को 3 लाख का राहत चेक जो है वो दिया गया था, लेकिन चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद सपा मुखिया ने बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि ये चर्चा का विषय बन गया है। बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने पीड़ित परिजन को उस 3 लाख की राहत राशि को दिया और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा घिनौनी राजनीति न करे, बीजेपी सरकार सबके लिए, सबके विकास के लिए बनी हुई है। चलिए उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का दावा किया है। गहलोत ने दावा किया है कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बलबूते से लाया जाएगा और उन पर अमल भी हुआ है। उन्होंने कहा कि आज जनता समझ चुकी है कि सरकार बदलने के बाद बीजेपी हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को रोक देती है। दरअसल 12 जिले में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना न केवल भारत के अन्य किसी राज्य में बल्कि विदेशों में भी ऐसी शानदार योजना है ही नहीं जहां हर परिवार को 25 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिल रहा हो। और बात करेंगे झारखंड की। आपको बता दें कि जहां व्यापारियों के एक संगठन ने राज्य के नए कृषि विधेयक के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। व्यापारियों ने राज्य स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया था। ये व्यापारी फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बैनर तले इकट्ठा हुए थे। वहीं व्यापारियों ने दिन में विरोध प्रदर्शन के तौर पर दुकानें बंद रखी और नए कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उन्होंने कहा कि इस विधेयक के कानून बन जाने पर महंगाई बढ़ेगी और किसान प्रभावित होंगे। वहीं व्यापारी संगठन के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के तहत आज से राज्य में सभी 28 मंडी और 150 चावल मिलें जो है वो बंद रहेंगी और कृषि उत्पादों का आयात भी बंद रहेगा। अब बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की। जी हां, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 5 अप्रैल 2023 तक चलेगी। सीबीएसई की ओर से परीक्षा को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें सीबीएसई ने बताया कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में कुल 38 लाख
83,710 बच्चे शामिल होंगे, जिनमें से 21,86,940 बच्चे हाई स्कूल के और 16,96,770 बच्चे इंटरमीडिएट के हैं। सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा 7,240 केंद्र और इंटरमीडिएट की परीक्षा 6,759 केंद्रों पर होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 76 विषय के लिए होगी, जबकि इंटरमीडिएट में कुल 115 विषय की परीक्षाएं होंगी। सीबीएसई विदेशों में भी परीक्षा आयोजित करेगा। बता दें कि परीक्षा भारत से बाहर 26 देशों में होगी। और चलिए अब जल्दी से पश्चिम बंगाल से क्या अहम खबर है वो आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार आज विधानसभा में बजट पेश करेगी। आपको बता दें कि इसी साल पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव, तो ऐसे में लोगों को कई सौगातें मिल सकती है। भले ही राज्य की ममता सरकार केंद्र से फंड नहीं मिलने का आरोप लगा रही हो, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि किसी भी सामाजिक योजना पर कैंची नहीं चले और वो निर्बाध गति से चलती रहे। आज राज्य के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य दोपहर बाद 2 बजे बजट पेश करेंगे और वहीं लोगों को इस बजट से खासी उम्मीदें भी हैं। चलिए अब रुक करते हैं बिहार की ओर, जहां पर हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। दरअसल वायरल वीडियो में कुछ युवक आपस में बैठकर बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें एक युवक कहते सुनाई दे रहा है कि नित्यानंद राय की सुपारी लेकर शिवरात्रि के मौके पर गोली मार देने का मन है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आ गई। विशेष टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। और चारों ने बिहार की खबर बताई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको पंजाब की खबर से रूबरू करा देती हूं। बता दें कि आज चंडीगढ़ में मोहाली बॉर्डर पर कौमी इंसाफ मोर्चा की तरफ से 38 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वो जेल में बंद सिख कैदियों को फौरी तौर पर रिहा करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही गुम हुए 328 श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप के जांच की भी मांग की जा रही है और साथ ही साथ बेअदबी मामले में संबंधित लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान 8 फरवरी को सिख जत्थेबंदियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद स्थिति सामान्य है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए अब खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है, जहां शिवरात्रि महापर्व के मौके पर बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर भस्म आरती में शामिल हुए। सुबह 4 बजे वो भस्म आरती में शामिल हुए और वहां पर बैठकर उन्होंने बाबा महाकाल की आराधना की। गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने देश के सुख और समृद्धि के लिए महाकाल से दुआएं की हैं। खबरों में अब रुक करते हैं असम का, जहां पर सिलचर में वैलेंटाइन डे पर एक होटल ने अनोखा ऑफर दिया। दरअसल खाना खजाना नाम से फूड आउटलेट ने वैलेंटाइन डे पर सिंगल लोगों को फ्री बिरयानी ऑफर की। होटल मालिक चिरंजीव गोस्वामी ने कहा कि वैलेंटाइन डे को मनाने के लिए सिंगल लोगों को यह ऑफर दिया गया है। साथ ही सभी चीजों पर 10% की छूट। तो कई बार ऐसी अच्छी खबरें भी आ जाती है और सुकून भरी खबरें भी होती है कि अकेले लोगों के लिए भी दुनिया सोचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कोयम्बटूर कार ब्लास्ट मामले की। आपको बताने कि इस मामले में एनआईए 3 राज्यों के 60 से अधिक जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में की गई है। बताया यह गया है कि एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध रखने वाले संदिग्धों को बता दें कि पकड़ा है और पकड़ने का सिलसिले में ये छापेमारी की गई है। बता दें कि 23 अक्टूबर को संगमेश्वर मंदिर के सामने दरअसल यहाँ पर कुछ आतंकियों के होने की खबर जो थी वो मिली थी और उसके बाद 3 राज्यों में लगातार एनआईए जो है वो छापेमारी कर रही है। चले तो निदा ने आपको बताया एनआईए की छापेमारी के बारे में। अब हम आपको बताते हैं एरो इंडिया शो के बारे में। जी हां, आज बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का तीसरा दिन है। दूसरे दिन आसमान में एक से एक ताकतवर हवाई योद्धा उड़ान भरते नजर आए और इस एरो शो में 98 देश शामिल हुए हैं। हिंदुस्तान के वायुवीरों ने हवाई सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत का मिसाल पेश किया। 15 फरवरी को बेंगलुरु का आसमान ऐसी ही हवाई शक्ति का गवाह बना। 5 दिन तक चलने वाले एरो शो में मेड इन इंडिया का जलवा दिख रहा है। 700 से ज्यादा भारतीय कंपनियां अपने रक्षा हथियार और उपकरण यहां पर प्रदर्शित कर रही हैं।
अधिकारियों का कहना है कि एरो इंडिया का मकसद डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने 2024-25 तक डिफेंस एक्सपोर्ट $5 अरब तक पहुंचाने की बात कही है। चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना की, जहां पर हैदराबाद में पूर्व सांसद और बीजेपी नेता बूरा नरसैया गौड ने मुख्यमंत्री केसीआर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणियों के लिए केसीआर की आलोचना की। साथ ही कहा कि तेलंगाना विधानसभा में केसीआर द्वारा की गई टिप्पणियां झूठ और अशुद्धियों से भरी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कर्म योगी है, कैश योगी नहीं। अगली खबर केरल से है, जहां तिरुवनंतपुरम के वेलियानी में एक मंदिर जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, जहां 70 दिनों तक चलने वाला कलियट्टू उत्सव शुरू हो गया है। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए मंदिर के अधिकारियों से मंदिर में केसरिया रंग की सजावट के बजाय बहुरंगी सजावट का उपयोग करने को कहा गया। वहीं मंदिर उत्सव समिति ने ऐसा करने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार पर पुलिस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुओं के रीति रिवाजों को नष्ट करने के गुप्त एजेंडे पर काम किया जा रहा है। वहीं समिति ने इस मामले में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। अब बात करते हैं अरुणाचल की विशाखापट्टनम की खबर है, जहां पर तेलुगु देशम पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीडीपी नेताओं ने जगनासुर रक्षा चरित्र के नाम से किताब लॉन्च की। टीडीपी विशाखा संसदीय अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास ने कहा कि वाईएस विवेकानंद रेड्डी मामले में दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लाभ के लिए विवेकानंद रेड्डी की हत्या कर दी गई थी। और अब बात करेंगे रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर की, जहां महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। यह आयोजन 12 दिन तक चलेगा और इस आयोजन के तीसरे दिन रामनाथ स्वामी ने चांदी के वाहन में मंदिर से प्रस्थान किया, जहां रास्ते में जगह जगह पर श्रद्धालुओं ने रामनाथ स्वामी का स्वागत किया। और इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद नहीं होने की वजह से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साथ ही श्रद्धालुओं को भी काफी समस्याएं झेलनी पड़ी। खबर तमिलनाडु से है, जहां चेन्नई में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने अन्ना नगर में अशोक रेजिडेंसी सहित 4 स्टेट कारोबारियों के घर और ऑफिस पर छापा मारा। आयकर विभाग ने छापा मारने से इलाके में हड़कंप मच गया। और एक बार फिर से केरल के कोच्चि से अहम खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर 75वें तटरक्षक बल की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। तटरक्षक सहायक कमांडेंट कोर्स की पासिंग आउट परेड तटरक्षक मुख्यालय कोर्ट में आयोजित की गई। सहायक कमांडेंट और डीपी के 75वें कोर्स के 19 अधिकारी सिटी लॉ एंड ऑपरेशंस कोर्स के सफल समापन पर भारतीय तटरक्षक और ट्रेनिंग केंद्र कोच्चि के पोर्टल से पास आउट हुए। एक सप्ताह के ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों ने तटरक्षक विशिष्ट विषयों जैसे कि समुद्री कानून, खोज और बचाव बोर्डिंग, साथ ही साथ समुद्री प्रदूषण की रोकथाम कैसे की जाए और इस पर काबू कैसे किया जाए और कर्तव्यों के सीजी चार्टर से संबंधित अन्य विषयों पर निर्देश दिए। तो केरल के बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां पर अनाकापल्ली में पुलिस उपाधीक्षक आजकल चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल गांजा तस्करी में जब्त की गई कार का निजी तौर पर उपयोग करने को लेकर इन दोनों खासी चर्चाएं हो रही हैं। पुलिस उपाधीक्षक बी सुनील ने कथित तौर पर उस कार का प्रयोग किया जो गांजा तस्करों के पास से जब्त की गई थी, जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। टीडीपी के कई नेताओं ने इस घटना की कड़ी आलोचना की। घटना का पता चलते ही बीच सड़क पर उनकी कार ने एक अन्य कार को टक्कर मार दी और तब ये मामला तूल पकड़ गया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से फोन पर बातचीत की है और दोनों नेताओं में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन से फोन पर बातचीत की है और दोनों नेताओं में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की गई है। मजबूत रिश्ते पर संतोष जताया गया है। तो दोनों नेताओं में एयर इंडिया बोइंग के करार पर भी बातचीत हुई है इस दौरान। तो एयर इंडिया बोइंग करार से दोनों देशों में रोजगार जो है वो बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ फोन पर बातचीत की। जैसे कि मेरे सहयोगी चारुल ने आपको बताया कि इस दौरान दोनों नेताओं ने एयर इंडिया और बोइंग सौदे को ऐतिहासिक करार दिया। बता दें कि पीएम मोदी ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर भी संतोष जाहिर किया है।
एक बड़ी खबर आपको बता दें, सप्तकोटेश्वर मंदिर का नवीनीकरण सीएम प्रमोद सावंत ने लोकार्पण किया है। पुर्तगालियों ने मंदिर को दरअसल नष्ट कर दिया था। गोवा से ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सप्तकोटेश्वर मंदिर को फिर से नवीनीकरण करना मेरे लिए गर्व की बात है। दरअसल सप्तकोटेश्वर मंदिर को पुर्तगालियों ने नष्ट कर दिया था, जिसके बाद उस मंदिर को छत्रपति शिवाजी ने 350 साल पहले महाराष्ट्र से गोवा आकर दोबारा से स्थापित किया था। तो अब सीएम प्रमोद सावंत ने इसका लोकार्पण किया। तो पुर्तगालियों ने जिस मंदिर को नष्ट कर दिया था, आज उस मंदिर में फिर से पूजा पाठ जो है वो किया जाएगा, क्योंकि सप्तकोटेश्वर मंदिर का नवीनीकरण कर दिया गया है। गोवा के लिए बड़े गर्व की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल पहले इस सप्तकोटेश्वर मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया था, जो पोर्तुगीज ने वो मंदिर नष्ट किया था, वो मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो 350 साल पहले महाराष्ट्र से गोवा आके वो मंदिर पुनः स्थापित किया था। और वही मंदिर आज फिर एक बार उसका रिनोवेट करके लोगों के सामने लोकार्पण करने के लिए ये मुझे बड़ी गर्व की बात थी। और इस कार्यक्रम में खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शिवेंद्र सिंह राजे भोसले यहाँ पे पधारे। इस कार्यक्रम में उन्होंने मान रखा, इसलिए इस कार्यक्रम का खास करके लोकार्पण करते हुए मुझे बड़े गर्व हो रहा है। गोवा के लिए, इस गोमंत भूमि के लिए ये बड़ी गर्व की बात थी। और इस कार्यक्रम का खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह और बाकी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बाकी सभी मान्यवर ने ट्वीट करके इस कार्यक्रम के लिए शुभेच्छा दी। उन्होंने इस कार्यक्रम के ऊपर अपना मत व्यक्त किया, इसलिए मुझे बहुत बड़ा गर्व हो रहा है कि मंदिर पुनर्निर्माण जो काम माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया था, आज भी वही काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये अपने देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। पोर्तुगीज शासन में 450 कार्यकाल के शासन में पोर्तुगीजों ने ढेर सारी मंदिर यहाँ की तोड़ी हैं और इसके लिए गोवा सरकार ने एक कमेटी गठित की है और इस कमेटी का रिपोर्ट कुछ दिनों में हमें मिल जाएगा। वही रिपोर्ट लेके कितनी मंदिर यहाँ की नष्ट की, उद्ध्वस्त की उनके कार्यकाल में, उसी के ऊपर गोवा सरकार ने तय किया हुआ है कि दिवाड़ी के उसी जगह पे यानी सभी मंदिर का एक ही प्रतीक बोल के हम यानी जो मंदिर बनाने की बात हमने की है। तो 1000 मंदिर तो हम अभी बांध नहीं सकते, 100 मंदिर अभी हम बांध नहीं सकते, लेकिन इसी सभी मंदिर के एक ही मंदिर होना वही ध्यान में रखते हुए यानी इस सभी मंदिर का प्रतीक बोल के हम यानी दिवाड़ी के उसी जगह पे फिर से एक बार मंदिर निर्माण की बात हम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में यही यानी मंदिर हम वही बनाएंगे। बस यानी वो मंदिर यानी हम उस जो मंदिर तोड़े थे उसी के यादगार में ये मंदिर बनाया जाएगा। तो पुर्तगालियों ने जिस मंदिर को नष्ट कर दिया था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि उस मंदिर में आप जा सकेंगे, वहां पर जाकर आप दर्शन कर सकेंगे और पूजा पाठ भी कर सकेंगे। और इसी के साथ नेशन@9 में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।